हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे आईपीएस जो हमेशा चर्चा में रहते हैं अपने बयानों को लेकर और अपने कार्य को लेकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर के एक आईपीएस किशन साई जी से, जो अभी पुलिस महानिरीक्षक मानव अधिकार के पद पर कार्यरत है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप कैसे कार्य कर रहे हैं और मानव अधिकार आयोग कैसे राजस्थान में एक्टिव है? साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं किशन सहाय आईपीएस आईजीपी मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। तो साथियों, वैसे जो मानवाधिकार का जो सिस्टम है वो इस तरह से है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, फिर राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग है, फिर पुलिस मुख्यालय में भी आईजी वगैरह की पोस्ट कर रखी है जो इनमें तालमेल बिठाती है पुलिस के और आयोग के बीच में। इसके अलावा कई राज्यों में क्या है कि जिला स्तर पर भी मानवाधिकार के अधिकारी लगा रखे हैं। तो राजस्थान में हालांकि नहीं है, या दूसरी तरह की व्यवस्था है, सिकाई वगैरह इस तरह की महिलाओं के अधिकार है या कमज़ोर वर्ग के अधिकार, उनके लिए अधिकारी लगा रखे हैं। उसका पद का नाम या मानवाधिकार नहीं है। तो इस तरह से जो मानवाधिकार ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये विश्व स्तर का मुद्दा है, न कि भारत के स्तर का मुद्दा है। और मेरा ये सोच है कि भाई व्यक्तिगत रूप से जो मानवाधिकारों का हनन होता है उस पर तो अपन एक्शन भी लेते हैं और कार्रवाई भी होती है, लेकिन जो व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का हनन होता है वो धर्म व्यवस्था से और जाति व्यवस्था से होता है। जैसे धर्म व्यवस्था में बहुत सारों को दूसरे धर्म वालों के साथ में कई बार सांप्रदायिक दंगों में बहुत सारे व्यक्तियों की मौत भी हो जाती है कई बार, और कई बार दूसरी तरह से भी जैसे महिलाओं का जो लिंग भेद है वो भी एक तरह से धर्म ग्रंथों का जो व्यवस्था है उसी हिसाब से हो रहा है। और जाति व्यवस्था के हिसाब से तो अपन देखते हैं कि जो तथाकथित जिनको नीची जाति मानी जाती है उनके मानवाधिकारों का हनन होता रहता है और उस पर कार्रवाई भी होती रहती है। तो जो व्यवस्था के रूप में ये परंपरागत धर्म और जाति व्यवस्था ये मानवाधिकारों के हनन के बड़े स्रोत या आधार हैं। सर, एक मुहिम भी आपने चला रखी है, मानवतावादी विश्व समाज। ये क्या है और ये कैसे काम कर रही है? साथियों, जैसे पूरी मानव सभ्यता का भला करने के लिए बहुत सारे धर्म आए, जैसे इस्लाम आया, उससे पहले बौद्ध धर्म आया, फिर क्रिश्चियन धर्म आया, फिर सिख धर्म भी आया, हिंदू धर्म भी पहले से चल रहा है, और यहूदी धर्म भी था। तो इन धर्मों का मकसद तो ये था कि हम पूरी मानव सभ्यता का भला करें, लेकिन वो भला करने के बजाय उल्टा उनसे नुकसान हो रहे हैं। तो फिर अपन ने सोचा कि पूरी मानव सभ्यता का कैसे भला हो सकता है। तो उसके लिए फिर अपन ने एक विचारधारा मिशन सोचा गया पूरी गहन अध्ययन के बाद में, भाई कैसा समाज हो, क्योंकि हर कोई समाज से आ रहा है। तो उसमें अपन अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य रखा है। तो इस विचारधारा में अपने जैसे मुक्त या विहीन है उनको तो ख़त्म करना है, और युक्त या सकारात्मक चीज़ें उनको लागू करना है। तो अपन यही कह रहे हैं भाई ये जाति, धर्म, अंधविश्वास इनको तो ख़त्म करना है, नस्ल भेद वगैरह को, और विज्ञानवाद लाना है दुनिया में, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और लोगों में साहस पैदा करना है ताकि वो पुरानी बेड़ियों को तोड़ करके आगे बढ़ सके। सर, आप बात कर रहे हैं जाति विहीन, धार्मिक दृष्टिकोण नहीं हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जातिवादी पे आ जाता है, क्योंकि आप भी प्रशासनिक सेवा में हैं और सामाजिक चीज़ें कई सामने आती है, तो ऐसे कई मुद्दे आपके पास भी आए होंगे, जाति से रिलेटेड हो या कुछ और। बिल्कुल सही बात है कि जाति व्यवस्था भारत में एक तरह से भारत में ही बनी है। ये जो बहुत गलत व्यवस्था बन गई, ये हो सकता है पहले किसी हिसाब से इसको बनाया होगा, लेकिन अब तो हम देखते हैं कि हज़ारों साल से इस देश में मतलब जातिगत व्यवस्था में ये समाज बटा हुआ है, और इसके बड़े नुकसान भी अपन को झेलने पड़े हैं। जो अपने हज़ारों साल की गुलामी है उसका भी प्रमुख कारण ये जातिगत व्यवस्था में बटे रहना भी एक बहुत कारण है। अंधविश्वासों में डूबे रहे तो उसे नई सोच नहीं आई, नए हथियार नहीं बना पाए, पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे रहे। और जातिगत व्यवस्था में तो अपने इतने वो डूब गए कि भाई दिल्ली की गद्दी पे चाहे कोई बैठ गया, लेकिन हमने देखा ये नीची जातियाँ हैं ये बराबर नहीं आ जाए, तो बड़ा नुकसान उठाया, उससे अपन ने सबक नहीं लिया। और जब आज़ाद हुए तो उसके बावजूद अब शायद अपने उस समय जो आज़ादी के थे, मतलब उस समय पूर्वज थे, उन्होंने ये सोचा कि शायद 10-20-50 साल में शायद ये जाति व्यवस्था भारत से मिट जाएगी, क्योंकि सब बच्चे एक साथ साथ पढ़ेंगे, सब एक साथ नौकरी करेंगे, सब जाति धर्म के लोग बाग,
और इसमें क्या नाम है राजनीति में साथ रहेंगे तो शायद ये मिट जाएगी, लेकिन ये मिट नहीं पाई। और अब उसके बाद में उल्टा उस समय तो एकजुट रह के अपना एकजुटता महसूस की थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, उसका असर था। और वो असर धीरे धीरे कम पड़ा तो जातिगत व्यवस्था फिर अपने मूल रूप में आ गई, अपन वापस वैमनस्यता में जा रहे हैं। तो इसलिए अपन ने कहा भी जातिगत व्यवस्था को जब तक अपन ख़त्म नहीं करेंगे तब तक अपन ये मान लो कि अपन अपनी गुलामी को इनवाइट कर रहे हैं, मतलब उसके लिए जगह छोड़ रहे हैं कि भाई कोई भी आकर के हमको वापस गुलाम बना सकता है। तो अपन ने सोचा कि ये जातिगत व्यवस्था को ख़त्म करेंगे तब समाज में वास्तविक रूप से एकजुटता आएगी, समाज में वास्तविक रूप से सौहार्द बढ़ेगा। तो उसके लिए काम कर रहे हैं। अब सब जाति में ऐसे लोग बाग मौजूद हैं जो जाति व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, उनको एकजुट करने की जरूरत है, क्योंकि एक जाति में लाखों करोड़ों आदमी होते हैं। लेकिन अभी तो लोग जाति के हिसाब से एकजुट हो जाते हैं। अभी तक कोई ऐसी विचारधारा मिशन नहीं था या कोई कंसेप्ट नहीं था जिसके आधार पर जो जाति को छोड़ करके लोग एक साथ आ पाएँ। तो अपन ने शुरू किया मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा मिशन, और इसमें जाति विहीन समाज का निर्माण करना या जातियों को ख़त्म करके, जाति व्यवस्था को ख़त्म करके सबको एकजुट करने का अपना प्रयास है। और इसका अच्छा मतलब रेस्पॉन्स भी आ रहा है। 12-13 राज्य जैसे महाराष्ट्र लेके पूरे उत्तरी भारत के राज्य हैं, वहाँ से मेरे पास फ़ोन मैसेज आते रहे, लोग वक्त जुड़ते भी हैं। हाँ, दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं जहाँ भाषा की समस्या है, क्योंकि लोग वक्त अपनी लोकल भाषा में सहूलियत महसूस करते हैं, दूसरी भाषा में उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। अन्यथा इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ भी थोड़ी सी भाषा की समस्या है, लेकिन अगर वो इसको समझेंगे तो वो भी अपने साथ आएंगे और इस कंसेप्ट पे पूरे भारत में एकजुटता लाई जा सकती है उससे। सर, आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं, उस पे भी आप कहीं ना कहीं आपके वीडियो चलते रहते हैं। तो कहीं आप बात करते हैं जातिवाद, धार्मिक दृष्टिकोण, तो कहीं ना कहीं ऊपर से या कहीं पॉलिटिकली कुछ दबाव कहीं आया हो? छोटे मोटे ऐसी बातें आती रहती है, पर मेरा ये सोच है कि भाई अपन बड़ा उद्देश्य लेके चल रहे हैं, पूरी भारत को एक नई दिशा देने की सोच लेके चल रहे हैं। तो छोटी मोटी समस्या आ रही है तो उसमें मैं ज़्यादा उसको उतना गौर नहीं करता। और मैं ये भी सोचता हूँ भाई अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से नुकसान भी हो जाएगा तो मैं उसको झेल लूँगा, लेकिन ये पूरे देश के भविष्य का सवाल है। अपना लंबा गुलामी का इतिहास रहा और हम पुरानी चीज़ों को वापस उनकी पुनरावृत्ति करेंगे, उन्हीं को रिपीट करेंगे तो हमने इतिहास से भी क्या सबक लिया। तो कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जिनकी सोच विकसित हो रही है, वो समझते हैं कि भाई ये जातिगत व्यवस्था तुच्छ सी चीज़ है, इससे अपन को कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे बहुत सारे लोग सामने भी आ रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं और उनकी सोच में एक बदलाव भी आ रहा है, वो थोड़ा सकारात्मक सोच रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ भाई मुझे अगर कुछ नुकसान भी हो जाए तो उस नुकसान को झेल करके भी अपन को ये काम करना है, क्योंकि ये देश के लिए हित में है, अपनी भावी पीढ़ियों के हित में है। अभी तक आपने मुहिम चलाई है प्रशासनिक तौर पे भी, तो उसका क्या कुछ देखने को मिला है? देखो, एक तो समाज में जैसे जो अपनी विचारधारा से जुड़े हैं वो लोग बाग आमतौर पर उनके सोच विकसित होते हैं, उनके कई बहुत सारे तनाव दूर हो गए, जैसे बहुत उनकी सोच में फ़र्क आ गया, मतलब वो बड़ी सोच के हो गए। चाहे भले कई बार अपने ऐसे साथी हैं जो बेरोजगार भी हैं, जो छोटे पद पे भी हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़े दर्जे की हो गई। अगर उनको कोई बड़ा जिम्मेदारी दी जाए तो उसको आसानी से निभा सकते हैं। एक अपन ने ये भी किया था, लिखित रूप में भी दिया था भाई, जैसे सार्वजनिक दुकानें होती हैं जो बाल काटने के लिए, तो वहाँ कई जगह बाल वाल नहीं काटते थे। मेरे पास शिकायत आती रहती थी। बाल्मीकि जाति के लोग बाग मेरे मिले, मेघवाल जाति के मिले, कई और भी ऐसी जातियों के लोग मिले। तो फिर अपन ने यहाँ से आदेश भी जारी किए सभी एसपीज को, आईजी को, और उनका असर भी देखने को मिला। हालांकि अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई 100% मतलब वो चीज़ मिट गई, लेकिन उसका काफ़ी फ़ायदा मिला है और इसमें समाज में भी सौहार्द बढ़ा है उससे। भाई नहीं तो जो वाल्मीकि जाति के लोग बाग थे वो अपने गांव से लेकर कोई कस्बे में जाके बाल कटवाने जाते थे, उनका एक्स्ट्रा किराया भाड़ा लगता था। उनके बच्चे जो आज सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं उनमें हीन भावना भी घुसती थी। तो ये बहुत सारा उसका मतलब सौहार्द बढ़ रहा है समाज में उससे। कहीं और भी चीज़ें हैं। आज एक राजनीतिक रूप से मैं पूछना बोल रहा हूँ, क्योंकि जातिवाद की बात हो रही है, लेकिन जब सीट बंटवारे जो होते हैं वो तो उसी के आधार पे हो रहे हैं, फिर आप उसको कैसे ये सही है कि भाई अभी हर चीज़ में जैसे मान लीजिए सीट बंटवारा है, चाहे नौकरी में भी है बंटवारा, मतलब उसको कई रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, कई उसको आरक्षण बोलते हैं, मतलब कुछ भी उसको बोल सकते हो। हम ये कह रहे हैं कि समाज में बदलाव पहले आएगा, तब कानून में बदलाव करना आसान है।
बहुत सारे लोग बाग सोचते हैं साहब कानून को बदल दो, समाज तो अपने आप बदल जाएगा। अब इसमें दोनों के अपने अपने हिसाब से सोच सकते हैं उनका, लेकिन ये विरोधाभास है। भाई पहले समाज में बदलाव आना ज़्यादा बेहतर है या कानून बदलाव लाना बेहतर है? भाई कानून बदलाव ला के भाई कोई कहे आरक्षण या रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म कर दिया जाए। कई इसमें दूसरे सोचते हैं भाई पहले जाति व्यवस्था को ख़त्म किया जाए तो आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सोच का फ़र्क है, लेकिन अपन को इसको बहुत ठंडे दिमाग से सोचें तो भाई पहले जैसे मान लें जाति व्यवस्था तो हज़ारों साल से चल रही थी, जब कोई आरक्षण नहीं था तब भी, और अपन ने गुलामी झेली, उसकी वजह से बटे भी रहे, तब भी अपन ने ऐसा नहीं सोचा कि इसको जाति व्यवस्था को ख़त्म कर लिया जाए। अब जब 75-80 साल से या मान लो और भाई और कई जैसे मान लो कई स्टेट्स ने पहले भी दे दिया था आरक्षण, अब उसके आधार पर अपन ये सोचें कि भाई तो कि इससे समाज बट रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों के मन में ऐसी सोच आती होगी, लेकिन अपना जो मूल आधार है इसका, चाहे भेदभाव हो सामाजिक रूप से या आरक्षण वगैरह की व्यवस्था हो, रिप्रेजेंटेशन, इसका मूल आधार क्या है? उसका मूल आधार तो जाति व्यवस्था ही है। तो अपन जाति व्यवस्था को मतलब कमज़ोर कर लेंगे तो फिर जाति के आधार पे कोई रिप्रेजेंटेशन की, आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लोग बाग मेरिट के आधार पर होंगे, जो अच्छा आदमी होगा उसकी सब तारीफ़ कर देंगे। अब तो क्या है कि लोग बाग तारीफ़ भी बहुत सारे लोग बाग तो जाति के आधार पर करते हैं। अपनी जाति का बढ़िया है तो कहते हैं बढ़िया है, कोई कम दूसरे जाति का अच्छा है तब भी उसके बारे में कमेंट्स नहीं करेंगे या उतनी उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे। तो मेरा ये सोचा कि समाज में बदलाव लाना एक कठिन चीज़ है और इस पर अपन को पहले प्रहार करना चाहिए। जो समाज में बदलाव होगा, चाहे 50% बदलाव हो जाएगा, लोग बाग जाति से ऊपर उठ के सोचने लग जाएंगे, फिर इसके बारे में वापस जो आरक्षण या रिप्रेजेंटेशन के बारे में दोबारा पुनः विचार किया जा सकता है। कुछ ऐसे कुछ और कोई कानून डेवलप करना है या कुछ एक एक्स्ट्रा आपकी तरफ से कुछ? भाई मैंने तो जैसे जहाँ भी रहा हूँ तो मैंने तो एक तो ये किया भाई जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको ये निर्देशित किया कि भाई अपने नाम के साथ जाति नहीं लगाए। मतलब नेम प्लेट वगैरह है या कहीं वो ऑफिस में बैठते हैं, जैसे मान लो कोई अधिकारी है तो अपने ऑफिस के बाहर जो नेम प्लेट होती है उसमें जाति नहीं लगाता है या खुद के सरनेम में जाति या गोत्र नहीं लगाता है, तो उससे जनता में एक अच्छा संदेश जाता है। तो मैंने ये जहाँ भी रहा हूँ मैंने प्रयास किया है। कई बार जैसे कोई आदेश निर्देश वगैरह निकाले मैंने, तो मैं कभी किसी दूसरे के नाम के साथ, भले ही उसके रिकॉर्ड में जाति होगी, लेकिन मैं जाति या गोत्र लिखता नहीं आदेश में, तो उससे एक अच्छा संदेश जाता है। और यहाँ से कई बार जैसे ट्रेनिंग सेंटर में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ भी नए नए जैसे रिक्रूट्स जाते हैं, जैसे आम जनता में से जाते हैं बच्चे, वहाँ उतना जातिवाद नहीं होता, फिर ट्रेनिंग सेंटर में भी इस तरह की समस्या आती है। तो हमने यहाँ भी आदेश निकाला कि भाई उन पर जो ट्रेनर हैं उनको निर्देशित करें कि वो जाति के आधार पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करें, भेदभाव नहीं करें, सबको एक समान समझें, तो उसका भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। खास करके युवाओं का बात करें तो युवाओं को क्या एक संदेश देंगे? जाति धार्मिक दृष्टिकोण क्या? मैं तो ये कहूँगा भाई जो युवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है, जिसकी ऊंची नैतिकता है और जो आत्मनिर्भर है कि भाई मैं अपने बल पर कुछ चीज़ करूँगा, वो तो युवा है। और अगर मान लीजिए चाहे भले वो 100 साल का भी है तो वो युवा है। और जो आदमी मतलब अंधविश्वासी है, धार्मिक दृष्टिकोण का है या सोच में बेईमानी है या अंधविश्वास के, तो वो चाहे युवा होते चाहे 20 साल का है तो वो पुरातनपंथी सोच का ही माना जाएगा। तो मैं तो ऐसे कोई भेद नहीं पकड़ना चाहता भाई युवा वर्ग अलग हो गया और बुजुर्ग वर्ग अलग हो गया। इस तरह की जो भेद जगह जगह कोई जाति के आधार भेद पटकता है, कोई उम्र के आधार भेद पटकता है, मैं इसमें भी कोई रुचि नहीं लेता। मैं तो कह रहा हूँ भाई जो जीवित हैं वो सब अपने एकजुट हैं, चाहे कोई 110 साल का हो गया हो चाहे वो 10 साल का हो, उनमें मैं कोई भेद नहीं करना चाहता। तो इसलिए मेरे तो सबसे ही अनुरोध है कि भाई अपने देश को, अपन को चीन से को, रूस को, अमेरिका को टक्कर देने का बनाना है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। ये जो भी बच्चे जो नए नवयुवक जैसे आपने कहा, वो अगर मान लीजिए धार्मिक दृष्टिकोण के हैं या पुरातनपंथी सोच के हैं तो एक बार पुनः सोचें कि भाई जो चीन रूस अमेरिका जैसे देश हैं जो धर्म को बिल्कुल ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं देते, चीन में तो 90% लोग बाग किसी ईश्वर अल्लाह गॉड या किसी धर्म को नहीं मानते, तो वो तो आगे बढ़ रहा है। तो मैं अपने युवाओं को भी यही कहूँगा कि भाई वो चीन के रूस के टक्कर के बने, ये धार्मिक दृष्टिकोण के मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश इनसे टक्कर नहीं लें। अपने मतलब सामने दोनों तरह के उदाहरण हैं, कट्टरपंथी सोच के भी उदाहरण है और मतलब उदारपंथी सोच के, तो मतलब ये चीन वगैरह तो उदारपंथी हो गए जो धर्म जाति को मानते ही नहीं है। तो हम अपने देश के युवा सहित सभी को मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, अपने बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करें, वो किसी सहारा नहीं लें किसी भी
ईश्वर अल्लाह गॉड का या देवी देवता का, फरिश्ते का, भूत प्रेत जिन का, इस तरह किसी सहारे की वो नहीं समझे। वो सोचे भी मुझे जो भी करना है मैं खुद कर लूँगा। और आदमी की समस्या कोई इतनी बड़ी नहीं है कि उनको कोई उसके लिए कोई परलोक की शक्ति की जरूरत पड़ रही हो। भाई कोई नौकरी की समस्या तो भैया और ढंग से ज़्यादा मेहनत कर ले। कोई बीमार है तो अच्छे डॉक्टर को दिखा ले। और आर्थिक रूप से मान लो कोई कमज़ोर पड़ रहा है तो शुरुआत में थोड़ा मेहनत से आगे बढ़े, फिर धीरे अपना अपना दिमाग लगा ले। और भी इसमें जैसे अपने जैसे लोग बाग हैं जो थोड़ा एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा होशियार हैं, मतलब जिनको थोड़ा होशियार माना जाता है उस क्षेत्र में, उनसे सलाह ले लें। भाई इससे ही अपना काम चल जाता है। तो मैं इसलिए चाहूँगा कि वो साहसी बने, वो मतलब धार्मिक शक्ति जो कि काल्पनिक और मनगढ़ंत है उनका सहारे पे नहीं जाएं और अपने बल पर आगे बढ़ें, आत्मविश्वासी बने, साहसी बने। तो ये थे किशन साई जी, आईपीएस, जो का युवाओं को साफ संदेश है कि साहसी बने और आत्मविश्वासी बने। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।